गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की क्लास में हम राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के लिए की पॉइंट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट हमारा की पॉइंट है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो बच्चों नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बच्चों लॉन्च हुआ था 1951 के अंदर। कब लॉन्च हुआ बच्चों? 1951 के अंदर लॉन्च हुआ था। और बच्चों इंडिया जो था वो पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया। इंडिया ही पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया था। मींस कि इंडिया ही ऐसा पहला कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम जो थे वो लॉन्च किए थे। इसके सिवा बच्चों नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी है एक। वो कब आया था? 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। और ये नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो था ये भी इंडिया जो था वो पहला कंट्री था जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी, ब्लाइंडनेस पे भी सबसे पहले इंडिया ने ध्यान दिया और फैमिली प्लानिंग पे भी सबसे पहले इंडिया ने ध्यान दिया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो बच्चों मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम तो आया 1953 में। और मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? एंड नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया बच्चों? इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था बच्चों? 1958 में। ये बच्चों को अच्छे से याद हो गया है। अब है बच्चों नेक्स्ट जो बात है वो ये है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया। तो बच्चों नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? 1983 में आया था। ठीक है। अब बच्चों बात है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम बच्चों आया था 1962 में। टीबी का प्रोग्राम जो था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों कब आया? 1962 में आया था। अब बच्चों हाल ही की मैं आपको बात बता देती हूँ, हाल ही मतलब प्रेजेंट की मैं आपको बात बता देती हूँ एक। ये जो अपना जो गवर्नमेंट है ना इंडिया इंडिया की, वो ये कहती है कि भाई हमें तो जो अपना इंडिया है वो टीबी फ्री बनाना है। यानी इन्होंने प्रोग्राम चला दिया NTEP। क्या प्रोग्राम चला दिया बच्चों? प्रोग्राम इन्होंने चला दिया NTE पे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रोग्राम, की हम भाई पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर हम टीबी को एंड करेंगे। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है ना ये कब चला बच्चों? ये प्रोग्राम चला था 2020 में। ठीक है। और भी गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जैसे अब कि 2025 तक ना आप अपने इंडिया को टीबी मुक्त बना दो। मतलब कि गवर्नमेंट कहती है टीबी मुक्त इंडिया बना दो। इस प्रोग्राम की हिंदी होगी टीबी मुक्त इंडिया। अब बच्चों आप मेरी बात सुनो, इसकी वजह से हम पे क्या आता है, मतलब प्रेशर आता है कि भाई आपकी जो ग्राम पंचायत है, मतलब गवर्नमेंट ने ना ऐसे कंपटीशन रख दिया है कि आपकी ग्राम पंचायत को आप टीबी फ्री करो, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और थोड़ा बहुत इनाम भी मिलता है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS देखो बच्चों फुल फॉर्म आ सकती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। सर्विस के बाद में स्कीम है, ध्यान में रखना, सर्विस तो आएगा ही आएगा। तो बच्चों ICDS प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में बच्चों एक प्रोग्राम और लॉन्च हुआ था, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या लॉन्च हुआ था? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कौन है? कौन है? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद में आया बच्चों काला आजार। हाँ जी पंकज, अंकिता, गुड आफ्टरनून। ठीक है। अब बच्चों बात है नेक्स्ट काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। तो बच्चों काला आजार जो है इसको हम क्या बोलते हैं? लिशमानियासिस भी बोलते हैं। काला आजार को बच्चों हम और क्या बोलते हैं? लिशमानियासिस भी बोलते हैं। और ये स्प्रेड किससे होता है? ये स्प्रेड होता है बच्चों सैंड फ्लाई से। किससे स्प्रेड होता है काला आजार? काला आजार स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई से। तो बच्चों काला आजार के तीन टाइप है। एक तो है विसरल, मतलब मैं आपको ये काला आजार याद करवाने के लिए ही कर रही हूँ और कोई चक्कर नहीं है। एक सेकंड बच्चों। मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्लास ले रही हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। क्या? पढ़ाई पढ़ाई करा रही हूँ बच्चों को। वो पढ़ना है। हाँ। क्या? है नहीं मेरी। तो अब बच्चों अपने बात कर रहे थे
कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम। तो बच्चों कालाजार जो है उसको लिशमानियासिस भी बोलते हैं, और बच्चों कालाजार किससे स्प्रेड होता है? सैंड फ्लाई से स्प्रेड होता है। ठीक है बच्चों, सैंड फ्लाई होती है बच्चों जो मक्खियां घूमती रहती है घर पे काली काली सी, वो वाली। नेक्स्ट है बच्चों मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। अब बच्चों बात है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। बच्चों ये जो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन होता है ये किसका ऑपरेशन है? कुछ पता तो होना चाहिए, ये थोड़ी ना मतलब है अभी हमें कुछ पता ही नहीं है मैं आपको सीधा ऐसे ही टिपा दूं, ऐसा नहीं होएगा। ये बच्चों मलेरिया के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम बना था। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन जो था वो किसके लिए बना था? कि भाई मलेरिया जो है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो, इस पे कुछ रोक लग सके, इसीलिए ये मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन बना था। ठीक है, कब बना बच्चों? ये बना 1977 में। और 1977 में क्या हुआ? कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम भी आया। उसके बाद में बच्चों बात आती, ये प्रोग्राम्स मैं फास्ट फास्ट इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपने बहुत बार कर लिए हैं, आज ही आपका ये तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बच्चों कब आया? ये प्रोग्राम आया बच्चों 1982 के अंदर। कब आया बच्चों? 1982 के अंदर ही आया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, 1982 में आया था। इसके तहत बच्चों जो साइकेट्रिस्ट थे उनको सिविल मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी साइकेट्रिस्ट की वैकेंसी निकाली गई कि हाँ भाई साइकेट्रिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे मतलब कि फिर उस टाइम पे काउंसलिंग आई, गाइडेंस आई, इनका पता लगा था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद में बच्चों बात है नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन। 1983 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल कब आया बच्चों? 1955 में। आई होप कि आप ये नहीं भूलोगे। इसके बाद में है बच्चों नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो बच्चों आपको पता है एड्स का पहला केस आया था बच्चों 1986 में। कब आया था बच्चों एड्स का पहला केस? तो एड्स का पहला केस आया था 1986 में। 86 में तो केस आया भाई, गवर्नमेंट ने 1987 में ही प्रोग्राम निकाल दिया। कौन सा प्रोग्राम निकाल दिया? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है बच्चों, इसकी 4 फेजेस भी है। पहली फेज तो है इसकी 92 से 97। दूसरी फेज है 99 से 2000। कब तक है दूसरी फेज बच्चों? दूसरी फेज इसकी 99 से 2004। तीसरी फेज है 2006 से 2011। चौथी फेज थी 2012 से 2017। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेजेस बता रही हूँ आपको। उसके बाद में बच्चों बात आती है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बच्चों वैसे तो ये कब लॉन्च हो गया था? 1991 में। पर बच्चों ये इंडिया में कब आया बच्चों? आप खुद ही बता दो कि मेरे को। ये आया था 1992 के अंदर। इसको आए को 32 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की। तो बच्चों आपको मैंने ऊपर एक लाइन करवाई थी भी, सबसे पहले जो टीबी का प्रोग्राम था वो कब आया था? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम सबसे पहले कब आया था? सबसे पहले ये आया था बच्चों 1962 में। उसके बाद में ये रिवाइज कब हुआ? 30 साल बाद बच्चों ये रिवाइज हुआ। कब रिवाइज हुआ? 1992 में ये रिवाइज हुआ। 30 साल इसको रिवाइज होने में लग गए थे। कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, 30 साल लग गए तो अपने को क्या लेना देना है, ठीक है। उसके बाद में है बच्चों इसी साल 1992 में एक प्रोग्राम हो रहा है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। बाद में आईसीडीएस और चाइल्ड सर्वाइवल एंड, जब से चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया ना, तो जो आईसीडीएस था वो इसी के अंदर मर्ज हो गया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड में। कब हो गया? 1992 में। ठीक है, अब आती है बच्चों एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज। तो फेज 1 कब से कब तक थी? दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, कोई बात नहीं है, बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट फेज जो थी 1992 से 97 तक। दूसरी फेज 99 से 2004 तक। तीसरी 2006 से 11 तक। चौथी बच्चों आपको भी पता है चौथी कब थी? 2012 से 2017 तक। कोई बात नहीं है, हमें ये याद हो चुका है, बच्चों को अच्छे से याद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों एनहांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। तो ये एनहांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट आया बच्चों ईएमसीपी 1997 के अंदर। कब आया बच्चों? ये आया था 1997 के अंदर, 1997 में आया था ईएमसीपी। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों आपको पता है ना, जो मैंने आपको सुबह भी बताया था क्लास में कि जो एनएचएम था, पहले एनएचएम नहीं था, पहले आरसीएच होता था। एनएचएम से पहले क्या था बच्चों? आरसीएच था। आरसीएच कब आया था? 1997 में आया था। आरसीएच की 2 फेज थी। तो फेज 1 तो वो थी जो 1997 में आई, और फेज सेकंड कौन सी थी बच्चों? फेज सेकंड आपको दिखा देंगे आगे, यहीं पे ही आएगी। आरसीएच फेज सेकंड जो थी वो 2004 से 2009 तक रही थी। कब से कब तक रही थी? 2004 से 2009 तक। फिर ये एनएचएम में मर्ज होगी।
कोई चक्कर नहीं रहा भाई। RCH जो था वो 1997 में हमारा आया था, और फेज 1 थी उस टाइम पे। फेज सेकंड कब स्टार्ट हुई? 2004 में। और जो नाको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज थर्ड स्टार्ट हुई थी, और सॉरी फेज सेकंड जो थी वो एंड हुई थी 2004 के अंदर। क्या हुई थी? 2004 से 2009 तक थी। ठीक है, कब तक थी बच्चों आप देख लेना। मैं कब थी? 2004 में फेज सेकंड जो थी वो एंड हुई थी बच्चों, 1999 से 2004 तक। और 2004 में बच्चों क्या हुआ था, ये आपको भी पता है। 2004 के अंदर ये जो आपकी RCH की फेज सेकंड है ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब आया बच्चों? ये आया 1999 में। ठीक है, और बच्चों एक आपको अच्छी सी बात बताती हूँ मैं, जो ऐसी डेट ऑफ बर्थ मैच होती है ना अपने बर्थडे से, अपने बर्थडे के आसपास, वो तो अपने को याद हो ही जाती है। एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया 1999 में। इसके बाद में बच्चों बात है, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया 2003 से 2004 में। ठीक है, NRHM 2005 से 2012, 2013 में आ गया था NHM। ठीक है, उसके बाद में बच्चों बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब बच्चों बात आती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, तो बच्चों ये स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई थी बच्चों? ये आई थी 2006 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आई थी 2006 के अंदर आई थी बच्चों। थोड़ी ज्यादा है ये, इसके लिए ना कोई बात नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगी, बिल्कुल भी चिंता ना करो। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो कब आई थी बच्चों? 2006 में आई थी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, सुनो मेरी बात। स्वास्थ्य सुरक्षा तो आई थी 2006 में। ठीक है, अब बच्चों 2014 में मोदी सरकार जो थी वो पहली बार आई थी। ठीक है ना, पता है आपको भी, ध्यान से सुनना बच्चों। मोदी सरकार जो थी वो पहली बार आई थी, तो मोदी सरकार ने आते ही बोला कि हम तो भाई जन धन, लोगों में जन धन बांट देंगे। ठीक है, मोदी सरकार 2014 में आई, आते ही इन्होंने लॉन्च कर दी प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब लॉन्च कर दी बच्चों? इन्होंने लॉन्च कर दी थी 2014 के अंदर भी। मोदी सरकार 2014 में ही आई, 2014 में इन्होंने पब्लिक को जन धन दे दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अब मोदी ने धन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। भी धन दे दिया है तो उसका कुछ बीमा भी तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है धन आ गया है भाई तुम्हारे पास, तुम अब बीमे भी करवा लो। तो क्या आया? सुरक्षा बीमा योजना भी आया। क्या आया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ गया 2015 के अंदर। ठीक है, तो 2014 में बच्चों क्या आया? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और 2015 में बच्चों क्या आया? सुरक्षा बीमा योजना आई। ठीक है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब आया बच्चों? टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आया 2007 से 2008 के बीच में। ठीक है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो कब आया? 2007 से 2008 में। और वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 2003 से 2004 के अंदर आया था। ठीक है, इसके बाद में है बच्चों, जन धन योजना कब आई थी? 2014 में। और 2015 में एक तो आ गई मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दूसरी क्या आ गई थी? जीवन ज्योति बीमा योजना भी आ गई थी। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो मैं आपको करवा दूंगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो वैक्सीनेशन था, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन टर्म तो दी थी एडवर्ड जिनर ने। किसने दी थी? एडवर्ड जिनर ने। और टर्म वैक्सीन जो थी वो किसने दी थी? लुइस पास्टर ने दी थी। ठीक है, अब बच्चों जैसे देखो मेरी बात सुनो, लुइस पास्टर ने दी थी, तो लुइस पास्टर ने एक तो एंथ्रेक्स का बताया था, एक रेबीज का बताया था लुइस पास्टर ने। ठीक है, वैक्सीनेशन किसने दी थी? एडवर्ड जिनर ने। टर्म वैक्सीनेशन किसने कोइन की थी बच्चों? एडवर्ड जिनर ने कोइन की थी। ठीक है बच्चों, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, कोई बात नहीं है बच्चों, थोड़े कमेंट कर दोगे तो मेरे को पता लगता रहेगा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है बीच बीच में। देखो बच्चों दोबारा सुनना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो सबसे पहले बच्चों जो पहली वैक्सीन बनी थी ना, मेरी बात सुनो, पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स। क्या बनी थी? स्मॉल पॉक्स। अब बच्चों जब ये स्मॉल पॉक्स बनी थी ना, तो स्मॉल पॉक्स किसने बनाई थी? स्मॉल पॉक्स बनाई थी एडवर्ड जिनर ने। किसने बनाई थी? एडवर्ड जिनर ने बनाई थी। मींस कि जो टर्म वैक्सीनेशन है वो भी किसने कोइन की थी? एडवर्ड जिनर ने ही कोइन की थी। मतलब कि एडवर्ड जिनर ने ही टर्म वैक्सीनेशन के बारे में बताया था कि वैक्सीनेशन होती क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद में बच्चों आपको मैं कुछ और क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों वैक्सीन। वैक्सीन जो था वो किसने बताया? वैक्सीन बताया था लुइस ने।
वैक्सीनेशन और स्मॉल पॉक्स तो एडवर्ड जिनर ने बताया। एंथ्रेक्स, रेबीज के एंथ्रेक्स की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा टर्म वैक्सीन जो थी वो किसने बताया था? लुइस पास्टर ने बताया था, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो पोलियो वैक्सीन थी ना, फर्स्ट जो पोलियो वैक्सीन थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन का जो थी वो किसने बताई थी बच्चों? जो जैसे जो पोलियो की जो वैक्सीन है ना बच्चों, कल से राजस्थान का तो मेरे को पता नहीं है, पर हमारे हरियाणा के अंदर तो कल से वो 2 बूंद जिंदगी की वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आया था बच्चों 1995 के अंदर। कब आया था बच्चों? 1995 के अंदर जो था ये प्रोग्राम आया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनो बच्चों, पोलियो ध्यान से सुनना बच्चों, पोलियो की वैक्सीन जो थी ना बच्चों, ये 2 तरह की थी। एक तो थी ओपीवी, एक थी आईपीवी। आईपीवी, आई जो है वो डंडा सा लगता है ना, ऐसे आईपीवी। सबसे पहले बच्चों आईपीवी आई थी। सबसे पहले कौन सी आई थी बच्चों? आईपीवी आई थी। पहली जो पोलियो वैक्सीन थी वो थी आईपीवी। और वो आईपीवी किसने बनाई थी बच्चों? जोन्स साक ने बनाई थी। किसने बनाई थी? साक ने बनाई थी, जोन्स साक। देखो, आई भी डंडा सा है और ये साक में एल भी डंडा सा है, ठीक है। तो ये आपको वैक्सीन याद हो गई। अब बच्चों आप ये मत सोचना मैडम रट्टा लगवा रही है, पर जो नाम है ना वो अपने को याद होना चाहिए। और ऐसे तो है नहीं नाम को हम समझेंगे या फिर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपने को क्या जरूरत है, अपने को तो सिर्फ पता ही होना चाहिए कि हाँ भाई फलाने ने ढिमकानी वैक्सीन बनाई, इसने ये बनाया, इसने वो बनाया। इससे ज्यादा अपने को क्या ही लेना देना है इनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी साबिन ने। किसने बनाई थी? साबिन ने। एंड ओपीवी किसके द्वारा बनाई गई थी? साबिन के द्वारा। और जो आईपीवी थी वो किसने बनाई थी? जॉन साक ने। वो क्या थी? फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बच्चों अपना जो एंटीबायोटिक था ना, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और ये सोच नहीं रहा था कि मैं एंटीबायोटिक बनाऊंगा, इसने तो बाय चांस ही एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी थी। इसने जो पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया है वो कौन सा था? पेनिसिलिन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक तक में आया हुआ है, तो अपने सबको तो याद होना ही चाहिए। पेनिसिलिन जो थी बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, और ये किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ये इसकी बनाने की कोई सोच नहीं थी, नेचुरली इसकी किस्मत अच्छी थी, इसने बना दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद में बच्चों इसके बारे में और डिस्कवरी होती रही, ठीक है। अब बच्चों बात है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो थी ये किसने बताया था? होम्योपैथी जो थी ये किसने बताया था? सैमुअल हैमंड ने बताया था। किसने बताया था? सैमुअल हैमंड ने बताया था होम्योपैथी के बारे में। और जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स थे कि भाई फलाने ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, जो तीनों ब्लड ग्रुप के टाइप थे बच्चों, ये किसने बताए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताए थे। किसने बताए थे बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के टाइप बताए थे, ठीक है। इसके बाद में है बच्चों स्कर्वी जो होती है ना, स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये किसकी कमी की वजह से होती है? स्कर्वी ये होती है बच्चों विटामिन सी की कमी की वजह से। स्कर्वी जो बीमारी है बच्चों, इसमें क्या होगा, आपके जो दांत है ना, दांत के नीचे जो मतलब गम्स है, अपने गम्स, इन गम्स से ना खून आता है। क्यों आता है? जब बच्चों अपनी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब ये हो जाता है कि हमारे गम्स, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। हमारे ऐसे मुंह से, मतलब जो दांत जहाँ पे फिट है वहां से ना ब्लड आने लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों आया? विटामिन सी की कमी की वजह से आया। विटामिन सी का अदर नेम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड है, ठीक है। और बच्चों विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों को हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बात बोली गई थी कि जो खट्टे फल है वो स्कर्वी से बचाते हैं। ये वाली बात किसने बोली थी? जेम्स लिन ने बोली थी। किसने बोली थी? जेम्स लिन ने बोली थी ये बात, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम बच्चों मलेरिया वाला मच्छर, जो मच्छर मलेरिया कोज करता है उसका ही, उसकी फैमिली का ही नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का किसने बनाया था? रोनाल्डो ने, रोनाल्डो, रोनाल्ड रोस ने, ठीक है। पीएम मोदी जो था, पीएम मोदी की बच्चों, ये पीएम मोदी के और इस रोनाल्डो के मेमेज नहीं बनते रहते, एक वो मेलोनी, मेलोडी, वो आपने भी देखे होंगे ना, वो मतलब मोदी जी होती है उनके साथ में वो एक वो मेलोनी होती है, इन दोनों ने अपनी पिक डाली थी, तब से उस रोनाल्डो को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है।
तो बच्चों पीएम की मतलब कि पीएम पीएम के मेमेज में ये रोनाल्डो आता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो किसने बताया था, रोनाल्डो रोज ने बताया था, ठीक है। अब हमें ये चीज जो है वो समझ में आ गई है। हाँ जी, सभी 1950, हाँ साबिन ने बनाई थी, हाँ हाँ सही बताया आपने एकदम, ठीक है। पुष्पा ज्यादा डिटेल में मैंने अभी इसीलिए नहीं बताया ताकि बच्चे जो है फास्ट फास्ट अपना रिवीजन कर ले, कल या परसों ज्यादातर बच्चों का एग्जाम है, तो बच्चों का क्यों ही टाइम वेस्ट करना ज्यादा, इसीलिए जो जरूरी है वो सब मैं बता रही हूँ। सुनो बच्चों मेरी बात, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो पापा है ना, अभी एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक की भाई इन्फेक्शन ना हो, एंटीसेप्टिक अगेंस्ट इन्फेक्शन, और फादर ऑफ सर्जरी भी सर्जरी में इन्फेक्शन का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, सर्जरी फुल ऑफ मतलब कि फुल ऑफ इन्फेक्शन फ्री होंगे तो ही सर्जरी करते हैं अपने, ठीक है। तो बच्चों एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल या फिर एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल का जहाँ पे भी नाम आ जाए ना, या फिर फादर ऑफ सर्जरी का नाम, एंटीसेप्टिक सर्जरी का नाम आ जाए, तो वहां पे नाम आता है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम आएगा बच्चों, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक के प्रिंसिपल जो थे वो जोसेफ लिस्टर ने दिए थे कि भाई हैंड वॉशिंग करो, भाई ग्लू वो बिटाडिन लगाओ, डेटोल लगाओ, इसको तो ऐसे सैनिटाइज करो, ये सब बातें जोसेफ लिस्टर की ही बोली हुई है, उन्हीं से ही अपने को पता लगा था। अब बच्चों यहाँ पे बात चल रही है कि कुछ भाई मतलब आप अब जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है कि इस बुक का राइटर कौन था, उस बुक का राइटर कौन था। आसान आसान से ही है, एंटीसेप्टिक में तो काम किया था जोसेफ लिस्टर ने। ये जो जोसेफ लिस्टर था ये ज्यादा ही साफ सफाई का ध्यान रखता था, इसने एंटीसेप्टिक पे अपने थॉट्स दिए थे, ठीक है। अब एक बुक है बच्चों चारक संहिता, तो ये किसने बनाई थी, चारक ने ही बनाई थी। और दूसरी बुक है सुश्रुता संहिता, तो ये बुक किसने बनाई थी, सुश्रुता ने ही बनाई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चन के तो आंसर ही उस क्वेश्चन में ही है, ठीक है। सुश्रुता संहिता ने क्या बनाई थी, सुश्रुता। चारका संहिता ने क्या बनाई थी, चारका बनाई थी, ठीक है। एकदम आसान सी बात है। और एंटीसेप्टिक का ज्यादा ध्यान कौन रखता था, जोसेफ लिस्टर रखता था। और प्लाज्मोडियम पीएम मोदी के जो मेमेज है उनमें रोनाल्डो आता है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किसने बनाया था, रोनाल्डो ने बताया था। और जेम्स लिन ने ये बात बोली थी कि अगर हम खट्टे फल खाएंगे तो हमें स्कर्वी नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों आपको मैं कुछ और बात क्लियर कर देती हूँ। जो फादर ऑफ मेडिसिन है ना, फादर ऑफ मेडिसिन, उसको हम क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट्स बोलते हैं। हिपोक्रेट्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फादर ऑफ मेडिसिन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इतने में आपको कोई डाउट है तो आप बता दो। हम्म, थैंक यू सर। ओके बच्चों, कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बता दो कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक कौन थे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अभी आप मेरे को बता दोगे। हाँ जोसेफ लिस्टर, सभी ने सही बोला है एकदम, ठीक है। तो अब बच्चों देखो एकदम आसान आसान सी बातें बताई है, अब तक सारी जो बातें बताई है आपको याद करने वाली बताई है, इसके सिवा इनको याद करने के भी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। जन धन योजना आई बच्चों जो 2014 में, 2015 में सुरक्षा बीमा योजना निकल गया, अभी धन आ गया है तो बीमा करवा लो, साथ में ही जीवन ज्योति बीमा योजना भी आ गई थी 2015 में, ठीक है। इसके सिवा बच्चों एक मैं आपको लाइन पीछे बतानी भूल गई थी बच्चों, एक ना प्रोग्राम बनाया गया बुजुर्गों की केयर के लिए। क्या प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, भी बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रखें। हाँ जी नाइस अनुजा, जिसने रिप्लाई किया है सबने सही रिप्लाई किया है, अंकिता, गायत्री, कविता, अनुजा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पीछे मैंने एक प्रोग्राम जो था एक लाइन मिस हो गई थी मेरे से, वो थी बच्चों एक गवर्नमेंट ने ना बुजुर्गों के लिए
बुजुर्गों की हेल्थ केयर के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ये प्रोग्राम बच्चों कब आया था? 2011 में आया था। अब हमें ये बोला जा रहा है कि विद इन 6 मंथ या फिर विद इन 1 ईयर इसकी भी एक एप्लीकेशन आ जाएगी एनपीएचसीई की, जिसमें हमें हर हर बुजुर्ग का डाटा अपलोड करना होगा कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है, हाँ भाई इसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, इसको कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं है, इस टाइप से। ठीक है। अब बच्चों आपको हिप्पोक्रेट्स के बारे में मैं कुछ क्लियर कर देती हूँ, हिप्पोक्रेट्स के बारे में। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स जो था ना बच्चों, हिप्पोक्रेट्स, पहले तो बच्चों हिप्पोक्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। ये जो हिप्पोक्रेट्स था ना, ये पहला ऐसा बंदा था जिसने जो मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छा एपिडेमियोलॉजिस्ट था कि भाई किस बीमारी का क्या कारण है, ये काम कौन पता करता है बच्चों? एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है कि हाँ भाई कोरोना हुआ तो क्यों हुआ, मतलब कि कोरोना जो था उसके बारे में ये स्टडी करेंगे। कौन सी वजह से ये बीमारी फैलती है, कोरोना किस किस के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होगा, मतलब कि भाई ड्रॉपलेट से हो रहा है, खाने से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये काम थे बच्चों, ये काम होते हैं बच्चों एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए। तो पहला जो एपिडेमियोलॉजिस्ट था वो कौन था बच्चों? ये हिप्पोक्रेट्स ही था, यही फादर ऑफ मेडिसिन था। इसके अलावा बच्चों जो क्लबिंग है, क्लबिंग, क्लबिंग बच्चों डिजीज का ही सिम्टम होता है, एक क्लबिंग खुद कोई डिजीज नहीं है। क्लबिंग तो बच्चों एक सिम्टम है जिसमें जो अपनी उंगलियां जो होती है ना वो ऐसे जुड़ जाती है आपस के अंदर। और क्लबिंग जो है वो हमें किस वजह से देखने को मिलता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों हमें ये क्लबिंग देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों, आपको मैंने बता दिया फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। फादर ऑफ मेडिसिन है बच्चों हिपोक्रेट्स। अब बच्चों बात आएगी, आप कुछ कुछ बातें ध्यान से सुनना। अब बच्चों नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में। सुश्रुता एक पर्सन था जिसने क्या क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना। सुश्रुता की स्टोरी सुन लो आप। ये जो सुश्रुता जो था बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसने इसने क्या क्या किया था देखो बच्चों। एक तो इसने ना बुक लिखी थी सुश्रुता संहिता। क्या लिखी थी? सुश्रुता संहिता, संस्कृत वाली बुक है बच्चों ये। अपने को ज्यादा कुछ जान के क्या ही करना है। ठीक है। ये जो सुश्रुता था ना, इसको बच्चों ये प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर इंडियन सर्जरी की बात आ जाए तो इन तीनों का करता धरता कौन है बच्चों? सुश्रुता ही है। किस किस का फादर है बच्चों? प्लास्टिक सर्जरी का, या फिर फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, या फिर फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी, इंडियन सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इन सब का जो बच्चों करता धरता कौन है बच्चों? सुश्रुता है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आता है फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन था बच्चों? वो तो था बच्चों हिपोक्रेट्स। बट अगर बच्चों बात आ जाए फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की, तो उसका फादर कौन है बच्चों? जॉन स्नो जो है फादर है। फादर कौन है बच्चों? जॉन स्नो है। जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। बट फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है बच्चों? तो फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट है बच्चों, वही आपको थोड़ी देर पहले ही नाम बताया था रे उसका, हिपोक्रेट्स। उसने हिपोक्रेट्स ने मेडिसिन के बारे में भी बताया, क्लबिंग के बारे में भी बताया। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट भी था। अब हमें ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट है बच्चों जॉन स्नो। जो जॉन स्नो जो था उसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में बच्चों आपको मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ। अब आती है बच्चों बात फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ की। तो जो पब्लिक हेल्थ है ना, पब्लिक हेल्थ का फादर कौन है बच्चों? कोलेरा है। कौन है बच्चों? कोलेरा। कोलेरा बच्चों हेजा नाम सुना होगा, कोलेरा पढ़ा भी होगा आपने, कोलेरा उसके अंदर पढ़ा होगा आपने बच्चों, सर ने करवाया होगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं है बच्चों। जो कोलेरा जो था ये किस वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। कोज्ड बाय, कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरा। ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ये जो कोलेरा है ना, इस कोलेरा मतलब भेजा, इसका ना एक सिम्टम है, इसका कोलेरा का जो मेन सिम्टम है वो क्या है बच्चों? राइस वाटरी स्टूल। क्या है बच्चों? राइस वाटरी स्टूल। मतलब कि इसमें बच्चे को स्टूल ऐसे आते हैं ना कि मतलब ऐसे जैसे चावल का पानी होता है ना, उस तरह का, मतलब एकदम पतला पानी वाला स्टूल
आता है। कैसे आएगा? राइस वाटरी स्टूल आएगा। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? कोलेरा। बच्चों ध्यान से सुनना, जितने भी फादर थे सारे के सारे फादर जो थे वो जेंट्स थे, मतलब कि लिविंग बीइंग थे। बट जो पब्लिक हेल्थ का फादर है वो हमने किसे माना? एक डिजीज को माना। वो एक डिजीज थी, ना कि पर्सन। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या है बच्चों? डिजीज है, ना कि एक पर्सन है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट से और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे अभी नहीं ला रही हूँ, स्क्रीन पे जब मैं दोबारा बताऊंगी तो लेकर आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग बिंदर, गुड इवनिंग एच डी। ठीक है। राइस वाटरी स्टूल इन कोलेरा। हाँ जी गायत्री, आपने एकदम सही बात बोली है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब कोलेरा डिटेल में करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है तब नहीं करेंगे, पर अब बच्चों जल्दी फास्ट फास्ट करवाना है। अब बच्चों देखो, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। फादर ऑफ मेडिसिन या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? हिपोक्रेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिपोक्रेट्स। पर अगर बात आ जाए फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन की तो हम किसे बोलेंगे? चाणक्य को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? चाणक्य को बोलेंगे। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है बच्चों? चाणक्य है। फादर ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन तो है हिपोक्रेट्स, बट फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है बच्चों? चाणक्य है। अब बच्चों बात आती है हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब कि हिंदुओं की दवाइयों की भगवान कौन है? तो वो है बच्चों धनवंतरी। कौन है? धनवंतरी। कोई बात नहीं है बच्चों, आप चिंता मत करो, स्क्रीन पे दिखाऊंगी ना तो आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक बार बताने की सोच रही हूँ, कॉपी में साथ साथ नोट करते रहो। ठीक है। अब बच्चों बात आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। बात आ जाए बच्चों फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, तो मॉडर्न सर्जरी के फादर कौन है बच्चों? फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी है बच्चों एम्ब्रोइस पारे। कौन है? एम्ब्रोइस पारे। और फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बच्चों आज ही करवाया था सुश्रुता ने। सुश्रुता है। सुश्रुता के बारे में दोबारा बता रही हूँ। सुश्रुता ने बच्चों एक किताब लिखी थी, सुश्रुता संहिता। साथ में ही हम उसको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, हम सुश्रुता को ही बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चों मॉडर्न सर्जरी का फादर है एम्ब्रोइस पेयर। कौन है बच्चों? एम्ब्रोइस पेयर। ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपको मैंने बता दिया फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या फिर मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का कौन था बच्चों? जॉन स्नो था। देखो बच्चों आ गया कि भाई जो मॉडर्न मेडिसिन का जो फादर है वो कौन है बच्चों? हिपोक्रेट्स है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है बच्चों? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन तो जी है हिपोक्रेट्स। पर भाई इंडियन की बात आ जाए तो हम यहाँ, हमारा यहाँ पे है इंडियन चाणक्य। कौन है बच्चों? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चाणक्य। और हमारे हिंदू देवी कौन है मेडिसिन की? धनवंतरी। कौन है बच्चों? धनवंतरी। हिंदू हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन धनवंतरी। अब बच्चों इंडियन सर्जरी का तो फादर है सुश्रुता, मॉडर्न सर्जरी का कौन है? एम्ब्रोइस पेयर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों बात आती है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या फिर मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी की, तो वो कौन है बच्चों? वो है जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद में है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के कौन है बच्चों? लुइस पास्चर है। कौन है बच्चों? लुइस पास्चर है। लुइस पास्चर ने ही टर्म वैक्सीन बताई थी। किसने बताई थी? टर्म वैक्सीन, मतलब कि वैक्सीन के बारे में किसने बताया था? लुइस पास्चर ने। किसने बताया था बच्चों? लुइस पास्चर ने। और वैक्सीनेशन के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड जिनर ने। ठीक है। अब बच्चों आपने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोल है। जेनेटिक्स का फादर जी से जी, जॉर्ज मेंडल। मेंडल्स के ला भी थे, ला ऑफ मेंडल थे ना, मेंडल्स के 3 ला होते थे। याद नहीं बच्चों, मेरे को तो 12th के पढ़े हुए कहाँ से ही याद होंगे। ठीक है बच्चों, एनोटमी का फादर कौन है? एनोटमी का, एनोटमी आपने पढ़ी होगी तो उसका फादर है एंड्रियस वेसालियस। उसका पूरा नाम है एनोटमी के फादर का एंड्रियस एंड्रियस वेसालियस है एनोटमी का। और साइको फिजियोलॉजी का कौन है? एनोटमी का तो है एंड्रियस वेसालियस, और फिजियोलॉजी का कौन है? क्लाउडे
बेर्नार्ड कौन है बच्चों? क्लाउडे बेर्नार्ड है। कौन है बच्चों? है क्लाउडे बेर्नार्ड। ठीक है। साइकोलॉजी का फादर, साइको एनालिसिस का फादर कौन है? सिगमंड फ्रूड। फ्रूड ने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी थी और फ्रूड ने बहुत कुछ बताया था, इड, ईगो, सुपर ईगो, साइकोलॉजी के बारे में इसने काफी कंसेप्ट दिया था इस सिगमंड फ्रूड ने। ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों। अब आपको पता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है बच्चों? कोलेरा। ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रूड है। कोई अब तो बच्चों बहुत ही अच्छी अच्छी सी डिजीज सी आ रही है। स्लिम्स डिजीज। स्लिम्स डिजीज हम किसको बोलते हैं बच्चों? HIV एड्स को बोलते हैं। सुबह भी मैंने ये बात आपको बताई थी। ये जो पूरी की पूरी की पॉइंट्स की जो कहानी होती है ना बच्चों, ये एक से दूसरे के अंदर मर्ज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ब्लैक सिकनेस। ब्लैक सिकनेस जो है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? काला जार लिशमानियासिस भी बोलते हैं और ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई से स्प्रेड होता है। इसके बाद में है बच्चों जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, मींस कि मेनिंजाइटिस बच्चों क्या होता है, पहले तो ध्यान से सुनो। बीज ब्रेन की ना एक कवरिंग है, उस एक कवरिंग के तीन सब पार्ट है, उस पूरी की पूरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं। अब उस मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अब उस मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस बोलेंगे। मेनिंजाइटिस बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में। अब मेनिंजोकोकल बच्चों बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। अगर और इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को हम अदर नेम क्या देते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फीवर देते हैं, क्योंकि जो CSF होता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको पता है, कहीं ना कहीं क्या अपने ब्रेन में ही बनता है। CSF किस में बनता है? कोरोइड प्लेक्सिस में बनता है। ठीक है, अब बच्चे मेरे को इसका, काफी सारे बच्चे मेरे को CSF का नॉर्मल वो बता देंगे, नॉर्मल पूरे दिन के अंदर कितना प्रोड्यूस होता है। बहुत बच्चे बता देंगे, आज ही बच्चों ने अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। पूरे दिन में 270 होता है क्या पंकज? हाँ, 7 से 20 गायत्री। समझ गई थी पंकज, मुझे पता था आपने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं है, चलता है ये सब। पर एग्जाम पूरे कंसंट्रेट से करना, इस गलती की तो चलो क्या ही है ये तो। इसके बाद में बच्चों बात आती है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर हम किसको बोलते हैं? डेंगू को बोलते हैं बच्चों। किसको बोलते हैं हम ब्रेक बोन फीवर बच्चों? डेंगू को बोलते हैं। और डेंगू जो है बच्चों किस मॉस्किटो की वजह से होता है? डेंगू होता है बच्चों एडिस एपिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एडिस आइप्टी की वजह से होता है ये, इसका नाम है, इसका मॉस्किटो का। ठीक है, अब बच्चों बात आती है मंकी फीवर। मंकी फीवर, मंकी फीवर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कीजानूर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीजानूर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात बताती हूँ आपको। ये जो कीजानूर फॉरेस्ट डिजीज है बच्चों, इसकी ध्यान से सुनो। क्योंकि जो जैसे मान के चलो, जैसे जैसे मतलब कि बंदर हो गए, ये इस बंदर की कैटेगरी के जो जानवर हो गए हैं, उनके अंदर उनकी वजह से ना बच्चों एक बीमारी स्प्रेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कीजानूर फॉरेस्ट डिजीज बोलते हैं, या फिर हम इसको मंकी फीवर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सुनो मेरी बात, अब ये जो किचन और फॉरेस्ट डिजीज है, ये अपने को कैसे होगी बच्चों? जैसे मान के चलो, जैसे टिक्स जो होते हैं, टिक्स समझ गए आप? टिक्स चिंचड़ जिसे बोलते हैं, मान के चलो वो चिंचड़ पहले मंकी के लगा हुआ है, उस मंकी को थी किचन और फॉरेस्ट डिजीज है, फिर वही वही अपने को लग गया, तो अपने को क्या हो जाएगी? किचन और फॉरेस्ट डिजीज हो जाएगी। पर ये केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ वहीं पे ही देखने को मिलते हैं बच्चों जहाँ पे आसपास में बहुत सारे जंगल है, और उनमें ही ये देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि जो मंकी फीवर है, मंकी फीवर जो है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? किजानूर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मतलब कि चिंचड़ वगैरह को, चिंचड़ काट जाए, कुछ और हो जाए, उस वजह से ये होता है।
ठीक है, फीवर, चिल्स, अपने आपको हेडेक भी होगा, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है 5 डे फीवर। 5 डे फीवर बच्चों हम किसको बोलते हैं? 5 डे फीवर जो है वो हम बोलते हैं ट्रेंच फीवर को। अब बच्चों बात आती है कि ये ट्रेंच फीवर क्या है। ट्रेंच फीवर जो है ना बच्चों, आपको इसका क्लियर कर देती हूँ मैं। ये जो ट्रेंच फीवर होती है ना बच्चों, ये कब हमें देखने को मिली थी? सबसे पहले जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था, मतलब कि संसारिक युद्ध पहला हो रहा था ना, तब बच्चों ये ट्रेंच फीवर देखने को मिला था। और ये जो ट्रेंच फीवर है बच्चों, ये किस वजह से देखने को मिला था बच्चों? जैसे जो जुएं होती है ना, जुएं, उसी जो लाउस होती है उसकी वजह से हमें देखने को मिला था। ये लाउस बोर्न डिजीज होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपको बुखार हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगी। जो अपनी बॉडी में, जैसे जो अपनी बॉडी में तो क्या होती है वैसे जुएं काफी लोगों को मिल जाती है। ठीक है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी हो गई थी। लाइस की वजह से होती है ये। और ये सबसे पहले कब देखने को मिली थी? कब देखने को मिली थी बच्चों ट्रेंच फीवर? सबसे पहले हमें देखने को मिली थी जब संसारिक युद्ध नंबर 1 हो रहा था तब। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों टेटनस नियोन नेक्स्ट है बच्चों टेटनस नियोनेटोरम। इसका मतलब है कि भाई न्यूबॉर्न को टेटनस हो गया है। न्यूबॉर्न को टेटनस, न्यूबॉर्न जो है वो टेटनस से इन्फेक्टेड हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? टेटनस नियोनेट्रम बोलते हैं। और इसको हम 8th डे डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेटनस का इंक्यूबेशन, हाँ जी सही बोला आपने, 720 ml पर डे हो सकता है, पर मिनट तो नहीं लगता मुझे कविता, पर डे तो है। पर मिनट तो बता दिया ना इन्होंने, 0.5 ml पर मिनट होता है। कविता इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन अगर एग्जाम में होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं है बच्चों, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 8th डे डिजीज जो है ना बच्चों, वो क्या है? टेटनस नियोनेट्रम है। क्या है? टेटनस नियोनेट्रम है। क्यों? क्योंकि टेटनस के इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 8 डेज तक का है। इसीलिए हम इसे 8th डे डिजीज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 100 डे कफ। 100 डे कफ हम किसको बोलते हैं? काली खांसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? 100 डे कफ, काली खांसी को बोलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है कोच डिजीज। कोच डिजीज जो थी, रॉबर्ट कोच ने टीबी के बारे में काफी डिस्कवरी वगैरह की थी। इसीलिए बच्चों इसको, ट्यूबरकुलोसिस को हम क्या बोल देते हैं? कोच डिजीज भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कोच कोच डिजीज भी बोल देते हैं। हैंसन डिजीज हम किसको बोलेंगे बच्चों? लेप्रोसी को बोलेंगे। किसको बोलते हैं? लेप्रोसी को। और जो रूबियोला है, रूबियोला को हम क्या नाम देते हैं? मीजलस। सुबह भी मैंने करवाया था कि मीजलस का अदर नेम क्या है, तो मीजलस का अदर नेम है बच्चों रूबियोला। क्या नेम है? रूबियोला। ठीक है, और रूबेला का अदर नेम है जर्मन मीजलस। ये देखो इनके नाम जो है आपस में क्रॉस से, इनके बीच में क्रॉस लगा लेना, इनके नाम जो आपस में कुछ कुछ मैच कर रही हैं, देख लेना आप। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुन लेना, ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ कुछ क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये फलाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बिल्कुल नहीं पूछते, रिटर्न में ले लो मेरे से। फिर भी चलो, अब अगर आ ही गया है तो मैं एक बार बोल देती हूँ और आप एक बार ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आएगा तो आपको, आपका तुक्का अच्छे से लग ही जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम आसान आसान बातें हैं। तो बच्चों अब क्या होएगा यहाँ पे, सुनो मेरी बात। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान से सुनना, लखनऊ में क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और बच्चों जो एड्स हो गई उसका मेन सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। एड्स का मेन सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा बच्चों जो लेप्रोसी है ना, लेप्रोसी को स्टडी करने के लिए जालमा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, और बच्चों आपको पता है बेंगलोर कितना मॉडर्न है, बेंगलोर वाले लोगों की मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है,
मतलब बेंगलोर वाले जो लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि बच्चों बेंगलोर में क्या है, ध्यान से सुनना। बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये कहाँ पे है बच्चों? बेंगलोर में है। ध्यान से सुनना। इसके अलावा बच्चों बेंगलोर में टीबी का इंस्टीट्यूट भी है। मेंटल हेल्थ और टीबी का इंस्टीट्यूट का बच्चों ठेका किसने ले लिया था? बैंगलोर ने ही ले लिया था। किसने ले लिया? बैंगलोर ने। बैंगलोर में टीबी का इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट भी। इसके अलावा निमहंस भी बैंगलोर में ही है। ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस का जो इंस्टीट्यूट, इसके अलावा बच्चों रिसर्च ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट की बात आ जाए तो वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। ध्यान से सुनना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए तो क्या नाम आएगा? लखनऊ। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए भी सिर्फ रिसर्च, ड्रग वगैरह कोई स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताया, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? कसौली। कसौली में। ठीक है। अब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात आ जाए तो वो है नागपुर में। नागपुर में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का कॉलेज भी है। नागपुर में इंजीनियरिंग का, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कॉलेज भी है। ठीक है। और एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड का जो इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। वायरोलॉजी का पुणे में। न्यूट्रिशन, खाना पीना किसने देखा था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे है बच्चों? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ पे है बच्चों? हैदराबाद में है। ठीक है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पे है? आगरा में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में। एपिडेमियोलॉजी का चेन्नई में। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। अब बच्चों आप मुझे एक बार ये बता दो कि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको आती है क्या सारी? वायरोलॉजी अगर आपको आती है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सब कर सकते हो। तीन चार ही है, बताओ मुझे एक बार। और जो मैंने बताया है आपको, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट लोकेशन को छोड़ के, जो जैसे आपको 5 डे फीवर है तो मैंने आपको बता दिया ये ट्रेंच फीवर है। ये किसकी वजह से होता है बच्चों? जुए की वजह से होता है, लाइस की वजह से। 100 डे कफ परट्यूसिस को बोलते हैं। CSF फीवर किसको बोलते हैं? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को। डेंगू को क्या बोलेंगे? ब्रेक बोन फीवर। तो बच्चों आप मुझे ये बता दो कि हाँ भाई मैडम हमें ये डाउट है। अगर आपको कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो बता दो बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, थोड़ा फास्ट हो रहा है बच्चों, बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि मैं इतना ही फास्ट करवा रही हूँ। पर बच्चों कल एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ टर्म्स करवा रही हूँ। इनफेक्टिविटी, कि बच्चों इनफेक्टिविटी क्या होता है? इनफेक्टिविटी होता है भी कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है। इनफेक्टिविटी। और पैथोजेनिसिटी भी यही होता है, कितने नंबर, कितने लोगों को डिजीज हो चुकी है। ठीक है। पैथोजन की वजह से, यानी कि कोई भी एजेंट की वजह से, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ कुछ भी, इनकी वजह से कितने लोगों को डिजीज हो चुकी है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनिसिटी बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में बच्चों बात आती है वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब है कि कितने जो है डेथ हो गई या फिर कितनी सीरियस कंडीशन है। नंबर डिजीज्ड, डिजीज का मतलब होता है बच्चों, देखो ये जो डिजीज है ये तो बीमारी का ही लिखा हुआ है, कोई चक्कर नहीं है। वायरुलेंस जो थी, वायरुलेंस होता है कि कितने सीरियस, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस कंडीशन है। उसके बाद में है केस फैटलिटी, कितनी डेथ हो चुकी है। कम्युनिकेबिलिटी, डिजीज कितनी ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। ध्यान से सुनना। इन्फेक्टिविटी होता है कितने लोगों को इन्फेक्शन है। पैथोजेनिसिटी भी यही है, अभी कितने लोग इन्फेक्टेड है या फिर कितने लोगों में डिजीज है, कोई चक्कर नहीं है। वायरुलेंस का मतलब है सीरियस कंडीशन कितनी है और मृत्यु दर कितना है। केस फर्टिलिटी, कितनी डेथ हो चुकी है। ठीक है। कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है बच्चों? डिजीज कितनी स्प्रेड हो चुकी है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, बताओ आप। हेलो। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक मैडम। नरेश दे आएगा कल।
हम्म। ठीक है मैडम। हाँ हाँ। ठीक ठीक। और क्या, ठीक है मैडम। ओके ओके। एचडी वो एक्चुअली कोई आ गया था, और इसीलिए मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड पूछा था ताकि बच्चे मुझे ये बता दें इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। पर आपने इंक्यूबेशन पीरियड नहीं बताया, आपने ये लिख दिया मैडम वॉइस नहीं आ रही है। आप मुझे बताते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अब देखना कुछ अच्छे अच्छे बच्चे कमेंट कर देंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड भाई कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हम में एंटर हुआ तब से लेकर उसने पहला सिम्टम शो किया उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में, हाँ एकदम सही बोला पूनम आपने। इसके बाद में है बच्चों जनरेशन टाइम। इसके बाद में बच्चों क्या आएगा, जनरेशन टाइम। अब बच्चों ये जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन टाइम होता है बच्चों कि थोड़े बहुत इन्फेक्शन के माइनर सिम्टम से लेकर जब तक उसको मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। और जनरेशन टाइम कितना होता है बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड के जितना ही होता है। जनरेशन पीरियड जो है ये वो टाइम होता है जो किसके लिए टेक किया गया है, एक सेकंड, इट इज द टाइम टेकन, ये टाइम कितना टाइम लिया है एक पर्सन ने थोड़े इन्फेक्शन की रेसिप्ट से लेकर उसको मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी हो, उसके लिए कितना टाइम बीच में लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम ही बोलते हैं। ठीक है। रेसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन से लेकर कि हाँ भाई पर्सन को इन्फेक्शन है उसकी ये क्लैरिफिकेशन हो गया, उससे लेकर सीरियस वाले साइन एंड सिम्टम उसको जब तक डेवलप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जनरेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, जनरेशन टाइम बोलते हैं। बच्चों दोबारा बता रही हूँ मैं कि भाई जनरेशन टाइम क्या है, जनरेशन टाइम वो टाइम है कि भाई रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई ठीक है सामने वाले पर्सन को इन्फेक्शन है हमें ये पता लग गया, तब से उस टाइम से लेकर जब तक उसको मैक्सिमम इन्फेक्शन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिविटी और जनरेशन टाइम बोलते हैं। और ये कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज जितना ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों लेटेंट पीरियड, और ये लेटेंट पीरियड भी कितना होता है, जितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है उतना ही लेटेंट पीरियड होता है। ठीक है। लेटेंट पीरियड वो पीरियड होता है बच्चों कि भाई हमें पता लग गया है कि पर्सन को डिजीज हो गई, ये जो होता है ना लेटेंट पीरियड, ये क्या होता है, डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन। मीन्स कि जब उसको डिजीज स्टार्ट हुई तब से लेकर उसको डिजीज डिटेक्ट हुई उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट पीरियड बोलते हैं। और देखो ये तो कॉमन सेंस वाला सा इक्वेशन आ जाता है बच्चों लेटेंट पीरियड, कि देखो जब उसको कुछ सिम्टम शो होंगे उसी टाइम पे ही तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तभी तो डिजीज डिटेक्ट होगी। मतलब डिजीज इनिशिएट कब हुई, जब कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर गया, और डिजीज डिटेक्ट कब होगी, जब उसको कुछ साइन एंड सिम्टम होंगे। तो बच्चों मेरे दिमाग से देखना थोड़ा, इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंट पीरियड जो है वो एक ही बात है, इन दोनों में बच्चों कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। तो बच्चों लेटेंट पीरियड में आपको दोबारा बता रही हूँ, लेटेंट पीरियड वो टाइम होता है डिजीज इनिशिएट हुई। डिजीज कब इनिशिएट होगी बच्चों, जब वायरस बैक्टीरिया भाई कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ध्यान से सुनना, एंटर करेगा उसके बाद में कब तक वो डिजीज होती है, ये तो हो जाता है बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। लेटेंट पीरियड में और इंक्यूबेशन पीरियड में फर्क क्या है, कुछ तो इन दोनों में फर्क ही है, तभी इन दोनों के अलग अलग नाम रखे भाई, वरना एक ही नाम ना रख देते दोनों का। तो लेटेंट तो है वो तो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, सॉरी इंक्यूबेशन जो है वो तो किसके लिए यूज हो जाता है, इन्फेक्शन वाली डिजीज के लिए। और लेटेंट जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, जैसे बच्चों डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, इस तरह की बीमारियों के लिए यूज करेंगे हम लेटेंट वर्ड। और इंक्यूबेशन वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है, वायरस की वजह से जो होती है, मींस जो इन्फेक्शन से हुई तब तो इंक्यूबेशन, अदरवाइज लेटेंट पीरियड। ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया।
ठीक है, तो अब बच्चों आपकी क्लास इतनी ही थी। अभी के लिए बाय बाय।